हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स वैली। और हम जो टॉपिक लेके चल रहे थे लास्ट टाइम, दो चर वाले रैखिक समीकरण की हमने एक्सरसाइज 3.1 की थी, ठीक है, जिसमें हमने देखा था ग्राफीय और बीजगणितीय रूप से हम किस तरीके से समीकरणों को हल कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और आज एक्सरसाइज 3.2 हम देखने वाले हैं। एक्सरसाइज 3.2, ठीक है। इस एक्सरसाइज में इसको करने से पहले मैं आपको इसके बारे में कुछ बेसिक चीजें बताता हूं, ठीक है। कोई भी समीकरण युग्म हमें दे रखा है, मान लो 4x प्लस 7y इक्वल टू 7, 9x प्लस 8y इक्वल टू 14। ये आपको दो समीकरण युग्म यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इनको करने से पहले मैं आपको इनमें एबीसी की पहले वैल्यू निकालते हैं। एक स्टैंडर्ड समीकरण जो होती है उसके द्वारा, तो स्टैंडर्ड जो समीकरण होती है हमारी ax प्लस by प्लस सी, ठीक है, इक्वल टू 0। यहाँ पे ये समीकरण होती है, तो इसको अगर इससे कंपेयर करेंगे तो हम एबीसी की वैल्यू निकालते हैं। क्लियर है? चलिए, यहाँ पे हम अब हमारे पास यहाँ पे कितने इक्वेशंस है? दो इक्वेशंस है। तो इन दोनों इक्वेशंस को हम स्टैंडर्ड तरीके से कैसे लिखते हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ठीक है। a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर क्या हो गया? 0, ठीक है। अब हमारे पास एक इक्वेशन ये है, इसके लिए स्टैंडर्ड इक्वेशन जो आती है यहाँ पे, समीकरण जो है वो ये है, ठीक है। इसको यहाँ से कंपेयर करते हैं और कंपेयर करने से पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसके इक्वल टू में क्या है? 0, और यहाँ पे इसके इक्वल टू में क्या है? 7। क्लियर है? तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। 4x प्लस 7y, उसको इधर शिफ्ट करेंगे, इक्वल टू के इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, उधर जाकर के बराबर क्या बचेगी? 0। अब इसको इससे कंपेयर करते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 से बराबर 0। तो यहां से a1 की जगह क्या है? तो a1 की जो वैल्यू होगी कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x, तो a1 इक्वल टू हो गया कितना? 4। b1 कितना हो गया? 7, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ y, यानी कि y का जो गुणक होगा, ठीक है। एंड c1, तो c1 यहाँ पे क्या है? प्लस का, यहाँ पे -7 है, तो c1 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? -7। क्लियर है? तो यहाँ पे हमारी तीनों वैल्यू यहाँ पे आ गई हैं। अब दूसरी इक्वेशन से हम थोड़ा सॉल्व करके इसको इसकी वैल्यू निकालते हैं। a2 इसी तरीके से देखेंगे, a2 की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे? 9, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x, यानी कि x का गुणांक। b2 बराबर कोफिशिएंट ऑफ y, यानी कि y का गुणांक कितना? 8, ठीक है। और c2 की जो वैल्यू होगी, आपको पता है ये सारे वेरिएबल्स के साथ में इधर की तरफ शिफ्ट है, ये बराबर के उधर जा रहे हैं, तो इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? वो माइनस का हो जाएगा, प्लस का। तो इस तरीके से हम तीन स्टैंडर्ड इक्वेशन से हम क्या करते हैं? a1, b1, c1, a2, b2 एंड c2 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। इनके बाद हम देखते हैं कि इन समीकरणों के हल कैसे हैं, किस प्रकार के हैं, ठीक है। तो अभी a1, b1 और c1 किस तरीके से हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं वो आपने देखा, ठीक है। अब हमारे पास दो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इनको देख करके हम कुछ ये जो वेरिएबल्स है x, y और z, सॉरी z नहीं, c1 और c2, ठीक है। a1, a2, b1, b2 एंड c1, c2, ठीक है। यानी कि दो तो इनके कोफिशिएंट हो गए और एक कांस्टेंट वाली टर्म होगी, ठीक है। अब इनको हमें क्या करना है? कंपेयर करके इनके हल निकालने, कि इनके हल कैसे होंगे, ठीक है। एक ग्राफीय तरीके से निरूपण करते हैं, ठीक है, वो कैसा होगा या कैसे हमें रेखाएं प्राप्त होंगी, और एक बीजगणितीय, ठीक है, यानी कि कितने हल हमें यहां पे मिलते हैं। क्लियर है? चलिए, यहां पे क्या करते हैं? a1, a2, b1, b2 और c1, c2 को, इन 6 के 6 एलिमेंट को हम क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। तो सबसे पहले हम जो देखते हैं यहाँ पे a1 अपॉन a2 की वैल्यू अगर डज नॉट इक्वल टू है क्या? b1 अपॉन b2 के, b1 अपॉन b2 के, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे ग्राफ के रूप से हम देखते हैं कि हमें प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं मिलती हैं। कैसी? प्रतिच्छेद करती रेखाएं,
क्लियर है? चलिए मैं आपको बताता हूं। मान लो इस तरीके से जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे दो इक्वेशन हमको आती हैं, तो इस तरीके से लाइंस हमें दिखाई देती हैं या मिलती हैं हमें। तो यहाँ पे एक पॉइंट पे क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, यानी कि काटते हैं। ठीक है, ये प्रतिच्छेद बिंदु बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रतिच्छेद बिंदु। क्लियर है? तो ये दोनों रेखाएं, ये दोनों लाइंस जो इन दो इक्वेशंस के लिए आई हैं, ठीक है, यहाँ पे इन दोनों ने क्या किया, यहाँ पे प्रतिच्छेद किया है, यानी कि यहाँ पे आपस में एक दूसरे से काटती हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया इनका प्रतिच्छेद बिंदु। और इस तरीके से इसका जो बीजगणितीय हल होगा वो सिर्फ एक हल होगा, केवल एक हल। एक हल मतलब जो x और y की वैल्यू होगी वो यहां पर क्या होगी, दोनों के लिए सिर्फ एक वैल्यू ऐसी होगी जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, अगर a1 अपॉन सेकेंड कंडीशन की तरफ बढ़ते हैं, इक्वल टू b1 अपॉन b2 होता है। ठीक है, और इक्वल टू c1 अपॉन c2 होता है। देखिए तीसरे वाले जो कांस्टेंट टर्म है हमारी, उसको तब कंपेयर करते हैं जब ये दोनों पहले वाले इक्वल हो जाते हैं। क्लियर है? तो जब हम c1 अपॉन c2 को इन a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 से कंपेयर करते हैं, क्लियर है, तो इसको उसके बाद हम पता करते हैं कि इसका ग्राफीय निरूपण कैसा आता है। ठीक है, तो इसमें जो हमें रेखाएं प्राप्त होती हैं वो संपाती रेखाएं प्राप्त होती हैं। कैसी? संपाती रेखाएं। अब संपाती रेखाएं कैसी होती हैं? ठीक है, संपाती रेखाएं, मान लो हमें एक रेखा यहां पे मिलती है और दूसरी रेखा जो होगी वो जस्ट इसी के ऊपर, हमें इसके ऊपर। ठीक है, यानी कि दोनों रेखाएं जो समीकरण है वो एक दूसरे के ऊपर ही हैं। क्लियर है? तो इनको बोलते हैं संपाती रेखाएं। और इनके हल कितने होते हैं बीजगणित रूप में? अगर इनके हल देखेंगे तो इसके अनेक हल होते हैं, अनेक हल। क्लियर है? ठीक है, ये अनेक हल के लिए कंडीशन होती है जब हमारे a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है, ये संपाती रेखाएं हमें मिलती है और एक इसके क्या होते हैं, अनेक हल होते हैं। एक थर्ड कंडीशन और होती है कि जब ये दोनों इक्वल होते हैं लेकिन c1 अपॉन c2 डज नॉट इक्वल होता है, यानी कि इक्वल नहीं होता है। डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ऐसे केस में क्या होगा, इस केस में हमारी जो रेखाएं होंगी वो समांतर होंगी। क्या होंगी? समांतर होंगी, समांतर रेखाएं। और इसके हल होंगे कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। क्योंकि ठीक है, ऐसा क्यों? हमने यहां पे देखा कि जितनी बिंदुओं पर ये कट करती हैं या आपस में मिलती हैं उतने ही इनके क्या होते हैं, हल होते हैं, यानी कि x y के मान होते हैं। ये दूसरी कंडीशन जो होती है संपाती रेखाओं की, संपाती रेखाओं में बहुत सारे बिंदुओं पर ये क्या करती हैं, आपस में मिलती हैं, कट करती हैं, इसलिए इसके कितने थे, अनेक हल थे। तीसरी वाली में समांतर रेखाएं हमें प्राप्त होती हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पर हम देखते हैं तो एक रेखा इस तरीके से और दूसरी इसी के पैरेलल ये। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, समांतर है। ये दोनों क्या है, मान लीजिए समांतर है। ठीक है, जब ये समांतर है तो ये किसी पॉइंट पर मिलेंगी नहीं, जब नहीं मिलेंगी तो इसका कोई हल नहीं होगा। क्लियर है? आई थिंक आपको ये चीज समझ में आएगी होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। एक्सरसाइज 3.2 का 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ठीक है, एक कक्षा 10 में 10 स्टूडेंट है, टोटल कितने हैं, 10 स्टूडेंट है, और वो कह रहा है कि लड़कियों की जो संख्या है ये लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। क्लियर? चलिए करते हैं इसको। माना लड़कियों की संख्या x है, कितनी है, x है, तथा लड़कों की संख्या y है, तब प्रश्नानुसार देखते हैं हम। ठीक है, टोटल स्टूडेंट कितने हैं, कुल स्टूडेंट है 10, यानी कि x प्लस 10, यानी कि कुल लड़के प्लस लड़कियों की संख्या को कुल मिला कितने स्टूडेंट हुए, 10 स्टूडेंट हुए। ठीक है,
ये उसने पहले स्टेटमेंट में बोला है। सेकंड स्टेटमेंट में कहा है उसने जो लड़कियों की संख्या है, यानी कि लड़कियों की संख्या कितनी है एक्स, लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। ठीक है, यानी कि ये अगर y की वैल्यू में 4 अगर हम ऐड कर दें तो ये लड़कियों की संख्या के बराबर आ जाती है लड़कों की संख्या। क्लियर है? तो दूसरा स्टेटमेंट ये हो, तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट नहीं, आगे इसको देखेंगे। यहां पे इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू क्या हो जाता है इधर 0। ये सारा हमने शिफ्ट कर लिया इधर। ऐसे इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो x प्लस वाई माइनस 10 इक्वल टू 0। इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे दो इक्वेशंस यहाँ पे आ चुकी हैं। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड ये इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, तो आगे इसको सॉल्व करने का बिल्कुल सिंपल सा मेथड है। ठीक है, हम देखेंगे ग्राफीय विधि। क्या देखेंगे? ग्राफीय विधि से इसको हल करेंगे। और इस ग्राफीय विधि से ये आपके लिए टास्क है, आपको ये पीछे एक्सरसाइज 3.1 में मैंने ग्राफीय विधि से आपको कराया हुआ है। इसमें 3.1 से जो है आप ग्राफीय विधि बना करके इन दोनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला है कि अनुपात A1 और A2, B1 B2 और C1 C2 के लिए यहाँ पे A1 A2 B1 B2 एंड C1 C2 को, ठीक है, तुलना करने पर या कंपेयर करने पर हमें पता करना है कि रेखाएं कैसी है, प्रतिच्छेद रेखाएं हैं या समांतर रेखाएं हैं या संपाती रेखाएं हैं। क्लियर? इनको सीधा कंपेयर करना है। तो मैंने आपको बता चुका हूं ना, एक टेबल पीछे भी बताइए आपको, A1 अपॉन A2 डज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 वाली। ठीक है, तो ये वाले जो अनुपात मैंने आपको पीछे 3 अनुपात लिखवाए थे, ठीक है, उनसे हमें इनको सॉल्व करना है। तो पहले इक्वेशन देख लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट क्वेश्चन में दी हुई है यहाँ पे, तो पहली इक्वेशन दी हुई है हमें 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर क्या है 0। ठीक है, आगे देखते हैं 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, आपको दिख रहा होगा कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इक्वल टू ये 0 है तो हमें कुछ शिफ्ट करने की जरूरत ही नहीं है। सीधा सा हम कंपेयर करेंगे A1 की वैल्यू। A1 की वैल्यू आपको पता है x का गुणांक होता है, जो पहली वाली इक्वेशन में जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो A1 B1 और C1 ही आएंगे। दूसरी वाली इक्वेशन में कंपेयर करेंगे तो जो A2 B2 और C2 आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे A1 जो होगा x का गुणांक होगा यानी कि 5, B2 जो होगा वो क्या होगा -4 एंड C1 जो होगा सॉरी B1, ठीक है, एंड C1 इक्वल टू प्लस का 8। कोई दिक्कत? आगे A2 सेकंड वाली इक्वेशन में x का गुणांक जो होगा 7, B2 y का कोएफिशिएंट यानी y का गुणांक 6 एंड C2 -9। तो इस तरीके से हमें आपके सामने यहाँ पे तीनों वैल्यू हमें मिल गई है। ठीक है, तो कंपेयर करते हैं सबसे पहले ये वाली कंडीशन, क्योंकि 3 कंडीशन थी ना A1 अपॉन A2 वाली। अब सेकंड वाली कंडीशन में लिख देता हूं यहाँ पे, एक बार आपको थोड़ा सा याद रहेगा। ठीक है, सेकंड वाली कंडीशन ये थी। ठीक है, ये सेकंड थी और ये थर्ड, जहां पे हमने क्या किया था A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 डज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। ठीक है, इनमें मैं आपको बताऊंगा ग्राफीय कंडीशंस क्या थी रेखाओं की और बीज गणितीय रूप से कैसी थी। ठीक है, तो यहाँ पे पहले कंपेयर करते हैं। तो कंपेयर करेंगे तो A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे 5.7 एंड माइनस का 4 अपॉन 6। ठीक है, तो कंपेयर करने के लिए सबसे सिंपल मेथड, सबसे सिंपल हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है ना, इस तरीके से। तो 5 इंटू 6, ठीक है, और इधर करेंगे तो 7 इंटू माइनस का 4। ठीक है, 6 5 30 एंड 7 4 28। अब आपको दिख रहा है एक वैल्यू प्लस की आ रही है और एक वैल्यू किसकी आ रही है, माइनस की आ रही है। तो ये तो पहले आपको दिख रहा है कि डज नॉट इक्वल टू है। ठीक है, यानी कि बराबर नहीं है। जब ये वाली कंडीशन आ गई तो हल कैसे हुए, तो रेखाएं क्या होंगी, प्रतिच्छेद होंगी, प्रतिच्छेद करेंगे। ठीक है,
रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदित रेखाएं होंगी जो एक दूसरे को कट करेंगी। क्लियर है? चलिए अब हल की मैं बात करता हूं, तो हल कितने होंगे बताइए आप, कितने होंगे हल? प्रतिच्छेदित रेखाओं में बताया था मैंने आपको केवल एक हल, केवल एक हल, यानी कि सॉल्यूशन एक आएगा सिर्फ। ठीक है, ये वाली रेखा आपको थोड़ा सा याद आया होगा। ठीक है, तो हल कितने होंगे? केवल वन, केवल वन। ठीक है, एक। चलिए आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो फर्स्ट मैंने करा दिया आपको, सेकंड और थर्ड की मैं बात करता हूं, तो सेकंड और थर्ड आपको इसी तरीके से करने हैं। ठीक है, और उनमें इस तरीके से कंपेयर करके फिर आपको बताना है समांतर होंगी रेखाएं या संपाद्य होंगी। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको इसी तरीके से क्या दी हुई है, इक्वेशन दी हुई है, समीकरणों का युग्म दिया हुआ है। बस आपको करना क्या है, इसमें एक अलग दो वर्ड आए हैं, एक संगत और एक असंगत। ठीक है, एक असंगत आया है। ठीक है, इन दोनों वर्ड्स में आपको ये पूछा गया है कि आपकी जो समीकरण युग्म है वो संगत है या असंगत है। ठीक है, तो मैं आपको पहले बता देता हूं असंगत और संगत कंडीशंस किस किस के लिए हैं। ठीक है, संगत जो कंडीशन है वो जिसमें हल है और असंगत जिसमें हल नहीं है, हल नहीं है। ठीक है, आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा। अब हल कौन कौन सी में? हल दो में है। किस में था? एक तो प्रतिच्छेद रेखाओं में था, प्रतिच्छेद रेखाओं में जो प्रतिच्छेदित रेखाएं थी हमारे पास, प्रतिच्छेदित, और दूसरा था हमारे पास जो संपाती रेखाएं थी। ठीक है, संपाती रेखाएं। प्रतिच्छेद रेखा में सिर्फ एक हल था और इसमें अनेक हल थे। इसमें कहते हैं अनेक हल थे, इनफाइनाइट यानी कि अनंत हल है। ठीक है, इन दोनों में हल है, तो इसलिए जिसमें भी हल आता है उसके लिए हमारी ये समीकरण युग्म क्या बोला जाएगा, वो समीकरण युग्म क्या होगा? संगत होगा। ठीक है, असंगत के लिए देखें तो असंगत क्या होगा? जिसमें कोई हल नहीं है। अब किसमें हल नहीं था? समांतर रेखाओं में, जिसमें हमें रेखाएं कैसी मिलती है? समांतर रेखाएं मिलती है। क्लियर है? कैसी मिलती है? समांतर रेखाएं मिलती है। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो है पहला क्वेश्चन। इसमें आपको इक्वेशन यहाँ पे दी हुई है 3x + 2y = 0, सॉरी 5 एंड 2x - 3y = 7। तो वही पहले आपको क्या करना है, A1/A2 वाला जो अनुपात है उसको कंपेयर करना है, उसको फाइंड आउट करना है कि वो किस टाइप का है। ठीक है, तो यहाँ पे A1 की वैल्यू क्या आती है? कोएफिशिएंट ऑफ x यानी कि 3। ठीक है, B1 की वैल्यू कितनी आती है? 2 एंड C1 की वैल्यू -5, क्योंकि इधर की तरफ शिफ्ट करेंगे इसको तो -5 होगी। ऐसे यहां पे A2 2, B2 -3 एंड C2 -7। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम कंपेयर करते हैं A1/A2 एंड B1/B2 को। क्लियर है? चलिए A1 कितना है? 3 एंड A2 कितना है? 2। सेकंड B1 कितना है? 2/B2 कितना है? -3। तो आपको पता है अगर एक तरफ माइनस और एक तरफ दोनों प्लस का आ जाता है तो वहां पे आप सिंपली कह सकते हैं कि ये दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते हैं। इधर कितना आएगा? -9, 3 × 9, 2 × 4। तो इट डज नॉट इक्वल टू है, डज नॉट इक्वल टू है। तो कैसी रेखाएं होंगी? रेखाएं होंगी प्रतिच्छेद करती हुई, प्रतिच्छेदित रेखाएं। क्लियर है? अब प्रतिच्छेदित रेखाओं के लिए आपको पता है एक हल होता है। कितने हल होते हैं? एक हल होगा। अब हमें तो ये बताना है वो असंगत होगा या संगत होगा। तो हल है तो उसके लिए क्या होंगे? ये संगत रेखा युग्म, रेखिक युग्म होगा, संगत रेखिक युग्म होगा। क्लियर है? चलिए, तो आपको आई थिंक ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी एक्सरसाइज का सॉरी इसी क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, एक फ्रैक्शन में है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हम थर्ड पार्ट देखते हैं। इसमें कुछ इक्वेशन जो हमें दी हुई है एक फ्रैक्शन में दी हुई है, एक भिन्न में दी हुई है। तो इस भिन्न वाली जो प्रॉब्लम है इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसको हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। ठीक है, एलसीएम कितना आता है? 3 और 2 का 6 आता है। ठीक है,
तो 3/2x क्या करेंगे, पूरी टेबल, इस पूरी इक्वेशन में क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 से मल्टीप्लाई, ठीक है, इक्वल टू 7 × 6। कोई दिक्कत? यहां से हम देखेंगे कि 3 2 जा 6 होता है, तो ये 3 टाइम्स यहां पे कट हो जाएगा, यहां पे 2 टाइम्स ये कट हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास एक सिंपल इक्वेशन आ गई है, 3 3 जा 9x प्लस 5 2 जा 10y बराबर 7 6 जा 42। इसको भी थोड़ा सा और शिफ्ट कीजिए, ठीक है, 9x प्लस 10y माइनस 42 इक्वल टू में क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। ऐसे हम सेकंड इक्वेशन को देखते हैं, 9x माइनस 10y, ये बराबर के इधर शिफ्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 14 बराबर 0। यहां से कंपेयर करते हैं, a1 यानी कोफिशिएंट ऑफ x, तो 9, a2 कितना आएगा 10 एंड सॉरी b1 एंड c1 इक्वल टू माइनस का 42। क्लियर? a1 b1 एंड c1 इस इक्वेशन के लिए, इस इक्वेशन के लिए निकालेंगे तो a2 9 b2 माइनस 10 एंड c2 कितना आता है, माइनस का 14, माइनस का 14। अब क्या करेंगे, वापस से वही काम क्या करना है, तीनों को कंपेयर करना है, ठीक है। a1/a2 और b1/b2 को पहले क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो यहां पे कितना है 9, उधर कितना है 9, यहां पे b की वैल्यू कितनी है 10 और उधर b की वैल्यू कितनी है -10, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा, पहले आपको एक चीज देख करके समझ में आ गया होगा कि ये दोनों प्लस का है और यहाँ पे एक माइनस है, इसका मतलब क्या हुआ, दोनों अनकंपेयर्ड है, सॉरी अनइक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर दीजिए, माइनस का 90 और ये प्लस का 90, तो माइनस का 90 यानी कि एक नेगेटिव में एक पॉजिटिव में तो इक्वल तो हो ही नहीं सकते, तो डज नॉट इक्वल टू एंड डज नॉट इक्वल टू। इसके लिए क्या होगा, केवल एक हल होगा, प्रतिच्छेदित रेखाएं होंगी, केवल एक हल, और जब हल है तो क्या होगा, संगत। कैसे होंगी रेखाएं आपकी, संगत रेखाएं होंगी। क्लियर है? ये हमारा हुआ क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 4 में मैं आपको कंप्लीटली तो इसको बताऊंगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हम इतने सारे क्वेश्चन देख चुके हैं, तो इसमें जो करने वाला पोर्शन है मैं सिर्फ उतने की बात करूंगा, ठीक है। आपको इक्वेशन दी हुई होगी, कुछ भी इक्वेशन, पहली जो इक्वेशन दी हुई है मैं उनको ले लेता हूं, ठीक है। इस तरीके से आपने करना क्या है, आपने सिर्फ पहले इसको कंपेयर करना है, यानी कि a1/a2 का अनुपात जो है b1/b2 एंड c1/c2 को कंपेयर करना है, इनकी तुलना करनी है, ठीक है। अब इनकी तुलना करने के बाद आप क्या बताएंगे, पहले बताएंगे संगत होंगी या असंगत होंगी, ठीक है, असंगत होंगी। दोनों केस में आपने करना क्या है, ये संगत होंगी या असंगत होंगी, तो ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, इनका जो है ग्राफीय रूप से हल निकालना है, ग्राफीय रूप से, ठीक है। और वो हम पढ़ चुके हैं एक्सरसाइज 3.1 में। आप इसके लिए जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप उस पे वहां पे देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया है। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, और आई थिंक अब आप सभी क्वेश्चंस को कर लेंगे। बस मैं आपको इस क्वेश्चन में आपको इक्वेशन बना के दे रहा हूं, ठीक है, और आप इसको सॉल्व करके देखना, और वो भी ग्राफीय विधि से, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, लंबाई जो है इसकी वो चौड़ाई से 4 अधिक है, और बोला है कि अर्ध परिमाप इसका 36 है, ठीक है। तो मैं आपको इसकी विमाई निकालनी है, तो इसका मतलब है आपको वही एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो पहले मैं आपको इसको लिखता हूं, प्रश्नानुसार क्या बोला है इसने, पहले मान लीजिए, सॉरी पहले मान लेते हैं कि आपने लंबाई क्या लेनी है, चौड़ाई क्या लेनी है। माना लंबाई, बाग की लंबाई, ठीक है, x मीटर है, x मीटर है, तथा चौड़ाई y मीटर है, y मीटर है। तब प्रश्नानुसार आपको बोले कि लंबाई
और चौड़ाई का अर्ध परिमाप। पहले देखते हैं कि लंबाई और चौड़ाई में दोनों में अंतर क्या दे रखा है। उन्होंने बोला है कि 4 अधिक है। लंबाई जो है यानी कि x जो है वो चौड़ाई से 4 अधिक है, यानी कि y में अगर 4 आप ऐड कर देंगे तो वो किसके बराबर हो जाएगी, x के बराबर हो जाएगी। ठीक है, ये पहले ही बोला हुआ है। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं और इक्वेशन को बनाने की कोशिश करते हैं। इसको इधर शिफ्ट करेंगे, माइनस का हो जाएगा, वो भी किसका हो जाएगा, माइनस के बराबर। कितना हो जाएगा यहाँ पे, 0। सेकंड कंडीशन में बोला है उसने, सेकंड कंडीशन में बोला है क्या, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप होता क्या है, अर्ध परिमाप। आप परिमाप को तो जानते होंगे। परिमाप क्या होता है, परिमाप इक्वल टू क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। ठीक है, अब अर्ध निकालना है तो अर्ध में आपको मीनिंग ही समझ आ रहा होगा। अर्ध यानी कि आधा, तो इसमें भी क्या कर देंगे, आधा कर देंगे इसका, यानी कि बाई 2 कर देंगे। अब जब इससे 2 से टूट जाएगा तो ये आपका आ जाएगा अर्ध परिमाप। क्या आ जाएगा, अर्ध परिमाप। और जो आपको दिया हुआ है कितना, 36। आपको कितना दिया हुआ है, 36 मीटर दिया हुआ है। अब 36 मीटर लंबाई कितनी दी हुई है, x जो हमने मानी है। ठीक है, और चौड़ाई क्या होगी, 1। इसको वापस से थोड़ा शिफ्ट करते हैं और इक्वेशन बनाते हैं। x प्लस वाई माइनस 36, इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो ये कंप्लीटली हो जाएगा। इधर 0 बचेगी, उस 0 को इधर लेंगे। ठीक है, एक इक्वेशन आपके पास ये है और दूसरी इक्वेशन आपके पास ये है। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड। आपको क्या करना है, ग्राफीय विधि से इसको हल करना है। वो हम पहले बता चुके हैं, तो ग्राफीय विधि से आप इसको हल करेंगे, यानी कि एक्स वाई का मान निकालना। क्लियर, चल आगे क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बिल्कुल सिंपल से हमें एक इक्वेशन दे रखी है, हमें दूसरी इक्वेशन निकालनी है। एक समीकरण दी हुई है और दूसरी निकालनी है, लेकिन किस प्रॉपर्टी को सॉल्व करते हुए निकालने है, और ये आपको सामने दी हुई है। पहला उसने बोला है कि एक ऐसी दूसरी रेखा निकालनी है जो प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं को दर्शाए। अब आपने प्रतिच्छेद वाली यहाँ पे कंडीशन देखते हैं, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं कैसी होती हैं, उनके लिए क्या प्रॉपर्टी होती है। उनके लिए प्रॉपर्टी होती है कि A1 अपॉन A2 डज नॉट इक्वल टू क्या होता है, B1 अपॉन B2 होता है, B1 अपॉन B2। क्लियर है, तो यहाँ पे आपको दिख रही होगी इक्वेशन आपके पास ये है जो दी हुई है। तो यहां से A1 की वैल्यू कितनी है, 2, B1 की वैल्यू कितनी है, 3 एंड C1 की वैल्यू कितनी है, 8 माइनस का 8। क्लियर, तो आपको सिंपल दूसरी इक्वेशन बनानी है। तो आपको ये दोनों ही वेरिएबल्स यानी कि इनका जो रेशियो है A2 और B2, इसको कुछ भी ले सकते हैं, इन दोनों को ऐसे रखना है कि ये दोनों इक्वल ना हो। तो पहली इक्वेशन आपको ऊपर दिया हुआ है A1 और B1। ठीक है, तो 3। क्लियर, तो इसके अपॉन में आप कुछ भी रख सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 5 हो गया और यहाँ पे 4 हो गया। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू हो गई, A2 की वैल्यू हो गई, और ये किसकी हो गई, B2 की वैल्यू हो गई। ठीक है, तो यहां से इक्वेशन जो बन के आती है आपकी 5 और B2 की वैल्यू हो गई 4। C2 की वैल्यू अपने पास से कुछ भी रख सकते हैं, मान लीजिए 10 हो गई। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये दो वैल्यू इसलिए रखी है कि इन दो वैल्यू के लिए ये इक्वल नहीं है। आप देख सकते हैं 4 2 कितना होता है 8 और 5 3 कितना होता है 15। तो ये तो इक्वल नहीं है ना, इक्वल नहीं है। तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं और इसी के लिए आप देखते हैं कि प्रतिच्छेदित करती रेखाएं हमें मिलती है। ठीक है, तो A2 5, B2 4 और C2 10। अब इनके लिए इक्वेशन लिखनी है। आपको पता है कि A2 x होता है प्लस B2 y होता है प्लस C2 होता है बराबर 0। तो इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी 5x प्लस 4x 4y प्लस 10 इक्वल टू 0। तो दूसरी इक्वेशन हमारे पास ये आएगी। क्लियर, चलिए इसी प्रकार से आपको क्या करना है, समांतर के लिए लेना है और संपाती के लिए लेना है। संपाती के लिए आपको एक थोड़ी सी वो देखना पड़ेगा कि यहाँ पे इक्वल होते हैं तीनों, ये जो वैल्यू होंगी इन्हीं के इक्वल होंगी। तो आपने क्या रखना है, इन्हीं के रेशियो में, या तो इनसे मल्टीप्लाई करके एक इक्वेशन निकाल देना है, कोई भी वेरिएबल से मल्टीप्लाई किया आपने और दूसरी इक्वेशन बना दी, या आप ये ही रख सकते हैं उसके लिए दूसरी इक्वेशन के लिए, तो जो कि वो संपाती होगा। क्लियर है, चलिए
क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं और ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये थोड़ा लेंथी कह भी सकते हैं और थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन भी है। ठीक है, क्वेश्चन में बोला गया है कि समीकरण आपको x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचना है। ग्राफ खींचने के बाद आपको ये x अक्ष के साथ जो भी आपकी एक ट्राइंगल बनाएंगे, त्रिभुज बनाएंगे, उनके क्या करने, शीर्ष ज्ञात करने। क्या करने, शीर्ष ज्ञात करने। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस की एक ग्राफी विधि से रेखाओं को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा आगे, जैसे हमने 3.1 एक्सरसाइज में किया था उसी तरीके से। ये हो जाएगा y माइनस 1। ठीक है, यहां से आप x y की कोई भी वैल्यू मानेंगे, माना y इक्वल टू 1। ठीक है, तो x इक्वल टू कितना आता है, ये थोड़ा सा अपर जाते हैं, थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, क्योंकि ग्राफ भी आपका अच्छा सा बनना चाहिए। तो उसके लिए माना y बराबर 4, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 माइनस 1, यानी कि x इक्वल टू कितना, 3। तो आपको मैंने बताई थी एक टेबल इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे हमने x और y के कोई भी दो मान लेने हैं। ठीक है, ये x और ये y। जब आपने y इक्वल टू कितना माना है 4, तो x इक्वल टू कितना है 3। ऐसे आप दूसरा मान लेते हैं y इक्वल टू 7। ठीक है, y इक्वल टू 7 आता है, तो x इक्वल टू कितना आता है 7 माइनस 1, यानी कि x इक्वल टू आता है हमारा 6। तो y की वैल्यू कितनी है 7, तो x की वैल्यू कितनी आती है यहाँ पे 6 आती है। क्लियर है, ऐसे आपको इसके लिए करना है 3x इक्वल टू, इसको शिफ्ट करेंगे सारे को इधर, तो 12 माइनस 2y। क्लियर है, अब x का यहां पे देखते हैं, तो 12 माइनस 2y अपॉन कितना हो जाएगा 3। तो माना y इक्वल टू 3 रखते हैं, y इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू कितना होता है 12 माइनस 2 इंटू 3 अपॉन 3। तो कितना हुआ 12 माइनस 6 अपॉन 3। x इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 माइनस 6 अपॉन 3 इक्वल टू 2। तो वही टेबल सेकंड वाली के लिए बनाते हैं। ठीक है, x ये y, तो x इक्वल टू कितना है 2, कब, जब y की वैल्यू मानी थी हमने 3। समझ में बात। ठीक है, आगे देखते हैं। अब यहाँ पे इसकी y के लिए क्या मानते हैं हम, y की वैल्यू मानते हैं हम यहाँ पे 6। क्या मानते हैं 6। तो y की वैल्यू अगर 6 माने तो x की वैल्यू क्या आती है, तो यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं इसको, 12 माइनस 2 इंटू 6 अपॉन 3। तो x की वैल्यू कितनी आती है 12 माइनस 12 अपॉन 3, यानी कि 0.3, यानी कि x की वैल्यू कितनी आती है 0, यहाँ पे 0। तो हमें 2 पॉइंट इसके लिए मिल गए, 2 पॉइंट इसके लिए मिल गए। ठीक है, तो इसको इन दोनों वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो मैंने यहाँ पे आपके लिए जो ग्राफ है वो मैंने ड्रॉ कर लिया है। आपको इसी तरीके से ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करना है। जो वैल्यू हमारे पास पहली इक्वेशन के लिए है उनके लिए लाइन खींचते हैं। तो x की वैल्यू कितनी है 3 और y की वैल्यू कितनी है 4। तो 3 4 कहां पे आएगा, 3 यहाँ पे और 4 इसके सामने। ठीक है, तो एक पॉइंट तो हमारे पास ये आ गया। दूसरा पॉइंट 6 और 7 के लिए, 6 यानी कि x वैल्यू 6 और इसके लिए 7। तो आप इसको थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे तो यहां तक आप इसको थोड़ा सा और ऊपर की तरफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए 7 है, तो 6 और 7 के सामने यहां पर। क्लियर है, तो इन दोनों लाइंस के लिए क्या करना है, आपने दोनों पॉइंट से क्या करना है, लाइन को ड्रॉ करना है। क्लियर है, आगे दूसरी वाली इक्वेशन के लिए ड्रॉ करेंगे 2 और 3। 2 यहां पर है, 3 कहां पर है, यहां पे। ठीक है, 2 और 3। दूसरा है 0 एंड 6। 0 कहां पे, यहां पर, और 6 कहां पे, यहां पे। तो इसके लिए ड्रॉ करते हैं, ये आपके पास आते हैं इस तरीके से। तो आपको यहां पे 3 पॉइंट मिले हैं, एक ये और एक ये। आपने तीनों के कोऑर्डिनेट बताने, तीनों के निर्देशांक बताने। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप लोग 3 कर सकते हैं, 3 या 3.5 0, y की वैल्यू 0, 3.5
तो आप इस तरीके से इसका ग्राफ बना करके इनके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे। और आप इस चैप्टर का ये जो सेकंड एक्सरसाइज थी हमने कंप्लीट कराई है, आप इसको करके लेके आएंगे।